हेलो बच्चों, कैसे हो? तो माई सेल्फ सोनू नागर, रोयल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि जेट की रामायण सीरीज में अपन हर दिन नए चैप्टर के एमसीक्यू लेके आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आ रहे हैं। तो आज अपन लेके आए हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो यहाँ पर जो अपन बात करेंगे आज, वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसके कुछ एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की चर्चा अपन आज की क्लास में करें। तो जुड़े रहे इस क्लास के अंत तक, पूरे वीडियो आपको देखना है, पूरा अच्छे से पूरा वीडियो कंप्लीट करके देखना है। तो जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, 4 सेंटीमीटर व्यास एवं 1.5 मीटर लंबाई की परिनालिका में प्रति सेंटीमीटर 10 फेरे, इसमें से 5 एम्पियर की धारा बह रही है। परिनालिका के अंदर अक्ष पर चुंबकीय प्रेरण का मान बताना। परिनालिका के अक्ष पर, परिनालिका यहाँ पर अपन को दे रखी है, सोलेनोइड जिसको बोलते हैं, अ सोलेनोइड ऑफ 1.5 मीटर लेंथ and 4 centimeter diameter possess 10 turn per centimeter. Current of 5 ampere is flowing through it. The magnetic induction axis thus inside the solenoid. सोलेनोइड की एक्सिस पर आपको क्या बताना है? सोलेनोइड के एक्सिस पर आपको क्या बताना है? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना। ठीक है, तो सोलेनोइड होता है, इस पर ऐसे टर्न लगे होते हैं, अपन वायर के इस पर टर्न बना देते हैं। तो यहाँ पर इसके एक्सिस ये होता है, इसको अपन इसका सोलेनोइड का एक्सिस बोल देते हैं, ये एक्सिस होता है। तो इसके एक्सिस पर क्या पूछा अपन के? इसके एक्सिस पर, इनसाइड एक्सिस पर क्या पूछा है? मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का आपको फॉर्मूला पता होगा, सोलेनोइड के लिए, परिनालिका के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? बी इक्वल टू म्यू नोट एन आई। क्या होता है बच्चों? बी इक्वल टू म्यू नोट एन आई। म्यू क्या होता है आप जानते हो? पारगम्यता, निर्वात की परमिटिविटी, परमिएबिलिटी बोला जाता है। एन क्या होता है? एन होता है प्रति सेकंड नंबर ऑफ टर्न इन यूनिट लेंथ या पर मीटर लेंथ पर। एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न अपॉन लेंथ को किस में लेते हैं अपन? मीटर में। या फिर ऐसे बोल देते हैं कि पर मीटर लेंथ में कितने टर्न होते हैं, उसको स्मॉल एन बोलते हैं। तो क्वेश्चन में आपको सब कुछ आपको दे रखा है। प्रति सेंटीमीटर कितने टर्न दे रखे हैं? 10। और अपन को कितने मीटर में चाहिए? अपन को चाहिए 1 मीटर। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर में अगर प्रति 1 सेंटीमीटर में अगर 10 दे रखा है, तो 100 सेंटीमीटर में कितने टर्न होंगे? तो इसको क्या कर देंगे? प्रति मीटर चाहिए अपन को, पर मीटर चाहिए, पर मीटर में कितने टर्न होंगे? तो यहाँ पर आपको पता है पर सेंटीमीटर कितना दे रखा है? पर सेंटीमीटर 10 टर्न दे रखे, इसके फेरों की संख्या दे रखी है। और अपन से कितना का पूछा है? पर मीटर। पर मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में इतना है, तो 100 सेंटीमीटर में कितना होगा? कितने टर्न हो जाएंगे टोटल? 1000 टर्न। इसको बोलते हैं अपन स्मॉल एन। ये होता है बच्चों स्मॉल एन की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्न पर मीटर। तो यहां से आपको स्मॉल एन की वैल्यू मिल गई। अपन को बी चाहिए, तो बी इक्वल टू क्या होगा? म्यू नोट। म्यू नोट की वैल्यू क्या होती है? 4.4 पाई 10 की पावर माइनस का 7 होता है म्यू नोट की वैल्यू। एन की वैल्यू यहाँ से मिल गया अपन को 1000 मल्टीप्लाई आई जो होता है करंट। आई आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में 5 एम्पियर की धारा क्या हो रही है? बह रही है। 5 एम्पियर करंट क्या हो रहा है? वायर में फ्लो हो रहा है। तो इसकी वजह से इस वायर की एक्सिस पर कितना होगा, कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए और फॉर्मूले से यहाँ से आप आंसर निकाल। तो बी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी अपन को, इसकी वैल्यू 5 एम्पियर पुट करिए, करंट का यूनिट एम्पियर होता है। तो 10 की पावर कितना हो गया? इसको मल्टीप्लाई करूंगा 4 पाई से, तो 25 हो गया। ये 10 की पावर 3, 10 की पावर -7, 10 की पावर माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 2 पाई, एक जीरो इससे ले लो, और ये 10 की पावर माइनस का 3 हो जाएगा। और ये किस में आएगा? टेस्ला में। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसका यूनिट क्या होता है? टेस्ला होता है।
मैग्नेटिक फील्ड, इसका यूनिट क्या होता है, टेस्ला। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन बनेगा, 2π10⁻³ टेस्ला। ठीक है, 2π10⁻³ टेस्ला, ये अपना करेक्ट ऑप्शन। तो याद रहेगा, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रखना है आपको। म्यू नॉट एन आई होता है किसी परिनालिका के एक्सिस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान म्यू नॉट एन आई होता है। एन क्या होता है, प्रति मीटर फेरों की संख्या। 1 मीटर में कितने फेरे, उसको स्मॉल एन बोला जाता है। फेरों की संख्या को स्मॉल एन नहीं बोला जाता है, प्रति मीटर फेरों की संख्या को स्मॉल एन बोला जाता है। ठीक है, तो एक मैग्नेटिक इंडक्शन बोलो, मैग्नेटिक फील्ड बोलो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बी का मान जिसमें एन फेरे प्रति मीटर लंबाई और आई धारा बह रही है। तो वही क्वेश्चन है अभी अपन ने, धारा बह रही है तो आपसे पूछा है, तो चुंबकीय क्षेत्र बी का मान पूछा है। तो चुंबकीय क्षेत्र बी का मान यहां से आपको पता है कितना होता है, प्रति मीटर फेरों की संख्या को स्मॉल एन बोलते हैं, धारा आई हो रही है और म्यू नॉट जानते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन अपन ने फॉर्मूला वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विद्युत प्रवाह का विद्युत मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, मतलब चुंबकीय प्रवाह का विद्युत किसके द्वारा खोजा गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसको क्या बोल देंगे अपन, धारा का चुंबकीय प्रभाव, ऐसे बोल सकते हैं ना। विद्युत की जगह धारा प्रवाह का चुंबकीय प्रभाव ऐसे बोल सकते हैं, धारा का चुंबकीय प्रभाव, दोनों का मतलब एक ही है ना। इसकी अगर शुद्ध हिंदी देखें अपन तो ये होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या होता है, धारा का चुंबकीय प्रभाव, कि धारा की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, अगर किसी तार में धारा बह रही है, इसका मतलब उस धारावाही तार की वजह से क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। धारावाही तार की वजह से क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। याद रहेगा बच्चों ये। चलिए, तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था, साइंटिस्ट का नाम है ओरस्टेड। किसने डिस्कवर किया था इसको, ओरस्टेड ने। ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है कि आर त्रिज्या के वृत्त के चाप केंद्र पर, वृत्त का चाप केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, π/2, 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसमें आई धारा बह रही है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछा है। एन आर्क ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस आर सबटेंड एन एंगल ऑफ π/2 एट द सेंटर, इट कैरीज अ करंट आई, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, उस आर्क के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो बच्चों आपको ये याद रखना है कि कोई भी आर्क होता है, कोई भी आर्क दे दे आपको, सर्कल का कोई भी आर्क पार्ट दे दे, तो उसकी वजह से जो सेंटर पर अगर आर्क कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, अगर इस आर्क में कितनी करंट फ्लो हो रही है, आर्क इस तरीके से मान सकते हैं, ये कोई भी आर्क आपने कंसिडर कर लिया, ये आर्क, ये सेंटर पर कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, ये एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है, और ये क्या है, आर्क का सेंटर, और इस आर्क में कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई करंट। तो इस आर्क की वजह से करंट कैरिंग बोला था, करंट कैरिंग भाई साइड ने बोला था कि करंट कैरिंग वायर होता है तो उसके आसपास क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, भाई साउथ ने बोला। तो उसी को फॉलो करते हुए भी आर्क भी क्या एक वायर ही है, तो इसकी वजह से यहाँ पर सेंटर पर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो अगर थीटा एंगल बना रहा है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है थीटा एंगल वाले आर्क की वजह से, ये होता है म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4πr। क्या होता है, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4π। थीटा को किस में रखना पड़ेगा आपको, थीटा को यहाँ पर अपन को रेडियन में रखना पड़ेगा। और आर जानते हो, आर ये इसकी रेडियस हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर रेडियस बोल देते हैं। ठीक है, तो आर यहाँ पर रेडियस है। अब अपन से बोला गया है कि जो आर्क ने एंगल बना रखा है वो एंगल कितना बना रखा है, π/2 का एंगल बना रखा है। कितना एंगल बना रखा है, π/2। तो π/2 की वजह से जो सेंटर पर बनेगा वो थीटा की जगह π/2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन पाई, ऊपर आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 नीचे आएगा तो कितना आ जाएगा, 8r। कितना बनेगा,
पाई बाय 2 वाले आर्क की वजह से, जो आर्क पाई बाय 2 एंगल सबटेंड कर रहा है, कहाँ पर सबटेंड कर रहा है वो एंगल, वो अगर सेंटर पर पाई बाय 2 एंगल सबटेंड कर रहा है तो उस आर्क की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसके सेंटर पर वो कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई 8r। जैसे अगर मैं इस पूरे को क्या मान लूं, पूरे को कंप्लीट कर दूं, तो पूरे को कंप्लीट करने पर क्या बन जाएगा, एक पूरा एक सर्कल बन जाएगा, लूप बन जाएगा, एक सर्कुलर लूप। तो उसका थीटा कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। पूरे सर्कुलर लूप का कितना हो जाएगा, कंप्लीट सर्कुलर लूप का कितना हो जाएगा, एंगल थीटा 2 पाई हो जाएगा। तो 2 पाई हो जाएगा, तो आपको पता है बी इक्वल टू थीटा की जगह यहाँ पर 2 पाई पुट करूंगा मैं। 2 पाई पुट करूंगा तो 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 2r पूरे की वजह। ऐसे हाफ की वजह से कैलकुलेट करूंगा तो हाफ की वजह से यहाँ पर थीटा कितना बनेगा, हाफ की वजह से थीटा कितना हो जाएगा, हाफ की वजह से थीटा हो जाएगा पाई। तो यहाँ पर पाई पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 4r आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जनरल किसी थीटा आर्क, किसी थीटा वाले आर्क की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद रखना है। उसका आप अगर एंगल अलग, एंगल को अलग अलग पुट करोगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या मिलेगी, अलग अलग मिलेगी। ठीक है बात, चलिए। तो इसका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, अपन को पाई बाई 2 के लिए पूछा है, तो ऑप्शन होना चाहिए म्यू नॉट आई बाई 8r, म्यू नॉट आई बाई 8r। ऐसा ऑप्शन है म्यू नॉट आई बाई 8r। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका सही, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। एक पतली दीवारों वाले अनंत लंबाई के सीधे पाइप से धारा आई बह रही है। पाइप में कितनी धारा बह रही है, आई धारा बह रही है। अनंत लंबाई का तार है, उसमें धारा कितनी बह रही है, आई धारा बह रही है। पतले दीवार मतलब कोई इस तरह का खोखला अपन पाइप बोल सकते हैं, इस तरह से खोखला पाइप। ठीक है, ऐसे खोखला पाइप, अंदर क्या है, खाली। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि धारा इसके सरफेस की वजह से बहेगी, अंदर तो कोई धारा नहीं होगी, अंदर कोई धारा नहीं होगी। बोल रखा है कि धारा बह रही है दीवारों पे है, तो पाइप के अंदर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समान होगा किंतु शून्य नहीं होगा। पाइप के अंदर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा, सिर्फ पाइप के एक्सिस पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। पाइप के अंदर अलग अलग बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र भी अलग होगा। जब अंदर ही कोई धारा नहीं जा रही, इस क्षेत्र से कोई धारा ही नहीं जा रही, यहाँ पर धारा ही क्या है, जीरो। तो धारा जीरो होती तो आपको पता है एम्पियर लो क्या बोलता है, बी डॉट डी इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है। जब आई क्या होगा, जीरो होगा, तो बी भी क्या होगा, जीरो। तो याद रखना है खोखले पाइप के अंदर, खोखला पाइप है तो अगर वहां पर धारा नहीं जा रही तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, जीरो होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र जीरो, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगर यही टोस ये क्या होता, तो सॉलिड होता, अगर सिलेंडर सॉलिड होता, पाइप अगर अंदर इसमें कुछ मटेरियल होता तो फिर वहां पर धारा का मान जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, फिर वहां पर जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, अगर पाइप अंदर कुछ मटेरियल नहीं भरा, उसके अंदर खोखला है, होलो है, तो फिर उसके अंदर क्या होगा, हर पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, जीरो होगा। क्या बात क्लियर है, चलिए। तो ये बात को इंपॉर्टेंट, आपको ये चीज भी याद रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल पॉइंट इनसाइड द पाइप इज सेम बट नॉन जीरो, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द पाइप इज जीरो इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। वन टेस्ला, ये भी पूछ लिया जाएगा, यूनिट का भी पूछा जाता है जेट में। जैसे पिछली बार आपको पता हो तो पिछली बार एक आया था 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो इतना आसान हो गया था। 1 जूल में कितना होता है, 10⁻7 अर्ग होता है। तो उसी तरह यहाँ पर भी यूनिट का कन्वर्जन भी याद हो, क्योंकि टेस्ला किसका यूनिट होता है, अब ये पता होना चाहिए कि जो टेस्ला होता है वो टेस्ला किसका यूनिट होता है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है, चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है। या मैग्नेटिक फील्ड को अपन मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोला जाता है, कभी कभी ऐसे आ जाए मैग्नेटिक इंडक्शन, इसका मतलब भी होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोल दो इसको, दोनों में से कोई भी आ सकता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका ये ऐसा यूनिट होता है, क्या होता है ये, ऐसा यूनिट। इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, गॉस होता है। गॉस भी क्या होता है, इन्हीं का यूनिट होता है। तो गॉस भी ये यूनिट होता है। तो इसमें इन दोनों में क्या होता है, रिलेशन होता है। रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि 1 टेस्ला इक्वल टू क्या होता है, 10⁻4 गॉस। कितना होता है, गॉस 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁻4 गॉस के इक्वल होता है।
1 टेस्ला इक्वल टू 10 की पावर 4 वो उसके इक्वल, याद रहेगा 1 टेस्ला इक्वल टू 10 की पावर 4 वो उसके इक्वल होता है। बताइए, तो इसको याद कर लो। 1 टेस्ला उल्टा पूछ ले तो 1 टेस्ला नहीं 1 गोस पूछ ले तो फिर कितना होगा उसमें टेस्ला, कि 1 टेस्ला इक्वल टू 10 की पावर 4 गोस, तो 1 गोस इक्वल टू 10 की पावर माइनस का 4 टेस्ला। तो कंफ्यूज नहीं होना यूनिट कन्वर्जन में, टेस्ला को गोस में कन्वर्ट करना है, गोस को टेस्ला में कन्वर्ट करना हो। यूनिट कन्वर्जन की वजह से भी अपन बहुत सिली मिस्टेक कर देते, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कन्वर्जन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धारावाही चालक अपने चारों ओर उत्पन्न करता है। कोई भी धारावाही चालक है, धारावाही चालक मतलब जैसे आपने तार ले लिया जिसमें क्या फ्लो हो रही है, धारा फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। चालक तार में क्या फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। तो पूछा गया है आपसे, एक धारावाही चालक अपने चारों तरफ उत्पन्न करता है। तो ये तो बाई सावर्ट ने बोल दिया था कि कोई धारावाही चालक तार है उसमें धारा प्रवाह होती है, अपने चारों तरफ क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। कौन सा क्षेत्र बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र। बट याद रखना आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए, सर यहाँ पर आवेश है तो आपने तो बोला था अगर आवेश, यहाँ पर धारा का मतलब क्या होता है, आवेश का प्रवाह होना। समझिए एक बात को, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज समझिए बेटा, आवेश का, धारा का मतलब होता है आवेश का प्रवाह होना। इस तार के अंदर क्या कर रहे हैं, आवेश प्रवाह हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहे हैं और प्रोटॉन प्रवाह हो रहे हैं, दोनों का प्रवाह हो रहा है। वो अलग अलग सिचुएशन होती है कि धारा की दिशा क्या होती है, धारा की दिशा प्रोटॉन की दिशा में, धनावेश की दिशा में होती है, या फिर इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा की दिशा होती है। जिधर धनावेश प्रवाह करेंगे उधर धारा की दिशा होगी, या फिर जिधर इलेक्ट्रॉन प्रवाह कर रहे हैं उसके विपरीत धारा की दिशा होती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, कि इसमें सर इसमें आवेश तो प्रवाह हो रहा है और आपने बताया कि आवेश प्रवाह हो रहा है, तो आवेश अगर गति कर रहा है तो गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न करता ही है, साथ के साथ ही विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी होना चाहिए, नहीं होगा, क्योंकि कोई भी चालक तार में अगर धारा प्रवाह होती है तो उस पर नेट आवेश कितना होता है, 0 होता है। नेट आवेश कितना होता है चालक तार में, 0 होता है। तो यहाँ पर कोई भी आवेश नहीं है, जितने धनावेश है उतने ऋणावेश है, तो कुल आवेश कितना है, सिर्फ यहाँ पर आवेश क्या कर रहे हैं, प्रवाह कर रहे हैं, पर कुल आवेश कितना है, 0। तो कोई आवेश यहाँ पर नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0 होता है। धारावाही चालक के आसपास विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0। अगर एक आवेश होता, मैं बात करूं कि एक आवेश बाहर ऐसे प्रवाह हो रहा है, तो एक आवेश की वजह से, आवेश गतिमान है तो चुंबकीय क्षेत्र होगा ही सही, गतिमान आवेश की वजह से, प्लस उसके साथ के साथ कितना होगा, कौन सा क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत क्षेत्र भी होता। बट यहाँ पर चालक तार में आवेश है और कुल आवेश, इस चालक तार के अंदर, कंडक्टर के अंदर कोई धारा प्रवाह हो रही है, तो उस चालक तार का कुल आवेश कितना होता है, 0 होता है। और कुल आवेश 0 मतलब विद्युत क्षेत्र 0। तो यहाँ पर ओनली कौन सा क्षेत्र बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। धारावाही चालक का तार की वजह से ओनली कौन सा क्षेत्र बनेगा, मैग्नेटिक क्षेत्र बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों, अरे याद रहेगा। तो अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी धारावाही चालक के समीप उत्पन्न विद्युत क्षेत्र किस नियम से दिया जाता है। हाँ, ये आपने पढ़ा था कि कोई भी धारावाही चालक की वजह से अगर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो इसके क्वेश्चन बहुत सारे किए थे। 12th में भी आपने डेरिवेशन की होगी, धारावाही चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। बताइए, धारावाही चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, ऐसे डेरिवेशन आए थे। तो यहाँ से नाम सुना सुना लग रहा है आपको, क्या वो कुलाम ने दिया था, नहीं कुलाम ने तो कहाँ दिया था, कुलाम ने तो कुलाम फॉर्मूला दिया था, F बराबर, बताइए, दो आवेश के बीच में क्या लगता है, बल लगता है। वो कितना बल लगता है, वो किसने दिया था, कुलाम ने दिया था। लेंज का नियम, लेंज का नियम तो यहाँ पर अपन को देखते हैं कि जो प्रेरित विद्युत धारा होती है, अरे होती है, EMI में पढ़ते हैं अपन को, पढ़ते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, वहां पर पढ़ते हैं धारा की दिशा के प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, तो वहां पर लेंज का नियम बता पढ़ते हैं अपन। बायो सावर्ट नियम, तो आपने नाम सुना होगा कि बायो सावर्ट नियम, बायो सावर्ट ने क्या दिया था, बायो सावर्ट ने बोला था कि कोई भी धारावाही चालक तार होगा तो उसकी वजह से अगर आपको विद्युत क्षेत्र निकालनी है, तो वो डेरिवेशन जो फॉर्मूला दिया था वो किसने दिया था, बायो सावर्ट ने दिया था। तो यहाँ पर बायो सावर्ट ने क्या दिया था, कोई भी धारावाही चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे निकाला जाता है। किरचॉफ की तो अपन बात कर रहे हैं, किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, किरचॉफ करंट लो, किरचॉफ वोल्टेज लो,
ठीक है, तो केसीएल केवीएल किरचॉफ ने दिए थे। ठीक है, केसीएल केवीएल का भी याद रखना है। केसीएल कल बात हुई थी अपनी, और केवीएल। केसीएल किस पर आधारित होता है? आवेश संरक्षण पर, और केवीएल ऊर्जा संरक्षण पर आधारित। याद रहेगा ये? चलो, और बायो सावर्ट ने क्या दिया था? धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल। तो इसका फॉर्मूला भी आपको याद रख लेना है कि ये धारावाही चालक तार है। ये धारावाही चालक तार के कारण कोई भी, मैंने यहाँ पर क्या लिया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया लंबाई का इस चालक तार के, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर कोई p बिंदु है, तो p बिंदु पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला लिखा था म्यू नॉट I मल्टीप्लाई IDL, लिखा था क्या? IDL अपॉन 4 पाई RQ। ठीक है, ये होता था IDL, I क्रॉस DL वेक्टर की फॉर्म में, है ना, अपॉन RQ, IDL RQ। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन ने लिखा था। डीएल क्या होता है? छोटा सा अल्फांश की लंबाई। हाँ, और आपको पता है कि अगर इनफाइनाइट तार होता है, इनफाइनाइट तार लिया आपने, इधर भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट तार की वजह से r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर अगर इसमें धारा I प्रवाह हो रही है, इसमें धारा I जा रही है, तो r दूरी पर बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र होता है, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र होता है P बिंदु पर, वो कितना होता है? म्यू नॉट I बाई अनंत लंबाई के तार के कारण म्यू नॉट I बाई 2 पाई r। कितना होता है बच्चों? म्यू नॉट I बाई 2 पाई r। अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट I बाई 2 पाई r होता है। याद रहेगा? ये चुंबकीय जो क्षेत्र बनाता है वो किस तरह का चुंबकीय क्षेत्र बना? इस तरह लूप बनाएगा, वर्ताकार लूप बनाएगा चुंबकीय क्षेत्र? अरे बोलिए। तो इस तरह सकेंद्रीय लूप बनाता है। धारावाही चालक तार जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी कैसी चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है? सकेंद्रीय, एक ही केंद्र होता है, बस अलग अलग त्रिज्या होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बायो सावर्ट में याद रखनी है। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक सीधे लंबे तार में चित्रानुसार एक 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धवर्ताकार लूप है। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धवर्ताकार लूप है, जैसे कि आपको साफ साफ दिख रहा है। इस तार में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही, लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताना है। A current of 10 ampere is passing through a long wire which has semicircular loop of the radius 20 centimeter as on the figure. Magnetic field produced at the center of loop. लूप के सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये अपन को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां पर आप मेरे को देखिए कि जो वायर आपको दिख रहा है, ये एक वायर है ना? तो वायर है, तो वायर कहां से पास कर रहा है? जहां जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है उसी पॉइंट से वायर पास कर रहा है। ये वायर भी उसी पॉइंट से पास कर रहा है। अगर आप इसको पीछे बढ़ाओगे तो याद रखना है, अगर वायर उसी पॉइंट से पास कर रहा है जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हो, तो उस पॉइंट पर उन वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको अपन जीरो लेते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उसके लिए मेरे को क्या चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो यहां से अगर ये वायर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगी। पर अगर वायर ये वाला है, पॉइंट यहाँ है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगी? इस पॉइंट की वायर से 0 होगी, क्योंकि ये तो वहीं से पास कर रहा है ना। तो ये वायर अगर उसी पॉइंट से पास करे जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ये वायर भी उसी पॉइंट से पास कर रहा है जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो दोनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाए। इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0, क्योंकि ये वायर वहां से पास कर रहे हैं। बट ये क्या है? एक सर्कुलर आर्क। क्या है? एक सर्कुलर आर्क। और सर्कुलर आर्क की वजह से आपने बताया था, सर्कुलर आर्क की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सेंटर पर, क्योंकि अपन को पी पॉइंट है, पी पॉइंट सेंटर है इसका, तो इस पर जो सर्कुलर आर्क की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है? म्यू नॉट I बाई 4r। कितना होता है? म्यू नॉट I बाई 4r। हाफ सर्कल के लिए फॉर्मूला देखा था अपन यहाँ पर, क्योंकि फुल के लिए कितना होता है? म्यू नॉट I बाई 2r होता है, तो हाफ के लिए कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I बाई 4r हो जाएगा। उसका हाफ कर देंगे। फुल के लिए क्या होता है? म्यू नॉट I बाई 2r होता है, तो हाफ के लिए क्या हो जाएगा? म्यू नॉट I बाई 4r। तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए। आर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट, आई की वैल्यू कितना गिवन है? एम्पियर में रख दो, 10 एम्पियर अपॉन 4। रेडियस कितना गिवन है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर दो? मीटर में।
सेंटीमीटर, क्योंकि अपन को आंसर टेस्ला में पूछा गया है तो सब कोई ऐसा यूनिट में रखना पड़ेगा। तो यहाँ से जब ये पुट करोगे तो 10⁻⁻² मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। म्यू नोट की वैल्यू भी रख दो। म्यू नोट की वैल्यू कितना होती है? म्यू नोट की वैल्यू होती है 4 पाई 10⁻⁷ मल्टीप्लाई, ये 0 से 0 कट गया, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+2 हो जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, ये 10⁻+2 10⁻⁻7, तो ये तो कितना आ गया? नीचे तो आ जाएगा। सोल्व करेंगे इसको, इधर सोल्व कर लो। तो बी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? π/2 10⁻⁻5 कितना हो जाएगा? 10⁻⁻5 -7 + 2 कितना होता है? -5 और नीचे 4 से 8 2 टाइम अपॉन ऊपर क्या बचेगा? पाई। अब देखो इसने आंसर ये माइक्रो में दे रखा। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 बनाना है आपको। तो 10⁻⁻6 बनाऊंगा तो इससे एक 10 और निकाल लो। तो 10 निकालूंगा तो 10/2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 पाई और एक इसमें बदल दिया आपने 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 को आप क्या बोल दो? 10⁻⁻6 को आप बोल दो माइक्रो। तो जो बी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो 5 पाई माइक्रो टेस्ला। कितना बनेगा? 5 पाई माइक्रो टेस्ला। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? 5 पाई माइक्रो टेस्ला। ये म्यू क्या है यहाँ पर? माइक्रो टेस्ला। तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए फॉर्मूला याद रखना है आपको इसका। और यहाँ पर जो कंडीशन है कि अगर वायर आपका वहां से उसी पॉइंट से पास कर रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, एक सीधे लंबे धारावाही चालक में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किसके अनुक्रमानुपाती है? फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट आई प्रोपोर्शनल टू। फील्ड कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड। पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो उसमें कोई भी धारावाही चालक है, कोई कंडक्टर है जिसमें एक करंट फ्लो हो रही है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका मैग्नेटिक फील्ड को करंट के साथ क्या रिलेशन होता है? तो आपको पता है कि धारावाही चालक के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है कितना होता है? म्यू नॉट I/2 पाई आर। किसकी वजह से बोला है? इनफाइनाइट वायर की वजह से। पता है, ड्यू टू इनफाइनाइट वायर मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट विल बी म्यू नॉट I/2 पाई आर। तो करंट का रिलेशन पूछा है तो करंट क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड के? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? प्रोपोर्शनल टू आई। आई के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बात क्लियर है? बताइए बच्चों। ये छोटी छोटी चीजें अपन को याद रखनी पड़ेगी। एटलीस्ट फॉर्मूला बेस तो अपन को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जेट में जो अपने पास क्वेश्चन आते हैं PYQ को देखते हुए जेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली क्वेश्चन फॉर्मूला बेस ही आते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो अपन एटलीस्ट फिजिक्स में अपन को फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद हो और उस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई किया जाता है, क्योंकि कुछ बच्चों को फॉर्मूला याद होता है फिर भी उसको अप्लाई करना नहीं आता। तो फॉर्मूले के साथ साथ उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, फॉर्मूले को कौन सी वैल्यू किस में रखनी पड़ती है, ये क्या गिवन होता है, क्योंकि अपन को पता होता है कि फॉर्मूला, चलो आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया कि B = म्यू नॉट I/2 पाया। अब अपन कंफ्यूज हो रहे हैं कि म्यू नॉट क्या होता है, क्योंकि वहां पर फॉर्मूला थोड़ी पूछा जाएगा, वहां से इस फॉर्मूले को एग्जीक्यूट करा के इससे अपन से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो न्यूमेरिकल के लिए आपको इनके पता होना चाहिए सिंबल। ये म्यू नॉट क्या होता है, इसको क्या बोला जाता है, ये आई क्या होता है, आई को करंट बोला जाता है, आर क्या होता है, आर ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो अगर अपन को ये पता हो तभी तो अपन आगे फॉर्मूला उसका यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले के साथ साथ उसको कैसे एग्जीक्यूट करना होता है। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक प्रोटॉन, पढ़िए आप इसको एक बार और आप खुद से ट्राई करिए इसको। एक प्रोटॉन अचर वेग से, मतलब नियत वेग से, अचर मतलब नियत वेग से गति करता है, एक ऐसे क्षेत्र से गुजरता है जहां इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब वेग नहीं बदल रहा है। यदि ई बी क्रमशः विद्युत क्षेत्रीय चुंबकीय क्षेत्र है तो इस क्षेत्र में क्या होगा? वेग नहीं बदल रहा है उसका। ठीक है, उसका वेग क्या है? नियत है। तो नियत वेग है तो पहली बात तो
जब दोनों ही क्षेत्र होते हैं तो उस पर कुल बल कितना लगता है, याद रखना। विद्युत क्षेत्र की वजह से किसी आवेश पर कितना लगेगा, QE, और चुंबकीय क्षेत्र की वजह से किसी आवेश पर कितना लगता है, QV क्रॉस B, है ना। इसको अपन लोरेंज फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लोरेंज फोर्स। QE विद्युत क्षेत्र की वजह से लगता है, QV क्रॉस B किसी वजह से लगता है, चुंबकीय क्षेत्र की वजह, क्योंकि आवेश है वो गति कर रहा है। अगर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी 0 हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र भी 0 हो जाए, तो इसका मतलब कुल बल क्या हो गया, 0। जब बल 0 होता है तो त्वरण क्या होता है, त्वरण भी 0। और जब त्वरण मतलब एक्सीलरेशन 0 हो गया, तो एक्सीलरेशन 0 का मतलब वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। जब एक्सीलरेशन 0 तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। याद रहेगी चीज, जब एक्सीलरेशन 0 तो वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और कांस्टेंट उसने क्या पूछा, नियत वेग से गति कर रहा है, तो वेग नियत कब होगा, जब ये दोनों ऑप्शन। अब आगे भी देख सकते हैं अपन, E0, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है, पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो यहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं है, तो पार्टिकल के पास ये तो नहीं लगेगा, ये बल लगेगा। तो ये बल अगर लगेगा तो यहाँ पर ओनली चुंबकीय क्षेत्र लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र की वजह से अगर किसी पार्टिकल में बल लगेगा तो वो क्या होगा, QV क्रॉस B। तो उस पर कुछ बल आएगा, मतलब V क्रॉस B लिखोगे आप, QV क्रॉस B, QV क्रॉस B। तो यहाँ से बल आएगा तो बल आएगा, त्वरण आएगा, त्वरण आएगा तो उसका क्या होगा, वेग क्या होगा, चेंज हो जाएगा। त्वरण आएगा तो वेग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। त्वरण का काम क्या होता है, वेग को चेंज करना। तो ये तो हो नहीं सकता। E नॉट 0 B इक्वल टू 0 हो, E नॉट इक्वल टू 0 B 0। E0 मतलब चुंबकीय क्षेत्र, उस पर बल लगेगा, चुंबकीय उसकी वजह से जो लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से बल लगेगा, B0 नहीं है। यहां पर गुजर रहा है, इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ वेग होगा, नियत वेग से चल रहा है। हाँ, यहां पर अपन एक चीज और देख सकते हैं कि उसने अपन को दिशा नहीं दे रखी। अगर उसका वेग और चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो, क्या हो, V समांतर किसके हो, चुंबकीय क्षेत्र, उसका वेग और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के समांतर हो, तो समांतर होता है, तो यहाँ पर उसने कोई कंडीशन नहीं दे रखी, तो समांतर वाला केस भी पॉसिबल है। तो ये भी क्या हो सकता है, इस केस में 0। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपको पता है, यहाँ पर अगर मैं आपको समझाऊं कि विद्युत क्षेत्र की वजह से जो बल लगता है, वो कितना बल लगता है विद्युत क्षेत्र की वजह से, QV क्रॉस B कितना लगता है, ये वाला। ये किसकी वजह से लगता है, मैग्नेटिक फील्ड। ये किसकी वजह से लगता है, QE। ये किसकी वजह से लगता है बच्चों, ये लगता है चुंबकीय क्षेत्र की वजह से। ये चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, विद्युत क्षेत्र की वजह से। अब ध्यान समझो, इसमें B क्रॉस B, अगर आप देखिए कि अगर पहले वाले क्वेश्चन में तो क्या था, दोनों ही 0 थे, तो दोनों 0 थे, तो दोनों कुल बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरे वाले ऑप्शन में देखिए कि E को 0 कर रखा है, दूसरे वाले ऑप्शन E को 0 कर रखा है, तो ये तो 0 हो गया। अब ये 0 होगा कि उसने B को 0 नहीं कर रखा, B को 0 नहीं करेगा, इसका मतलब B को 0 होने का मतलब है कि 0 नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है 0। कब होगा, अगर वेग और ये क्या हो, वेग और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के समांतर हो, समांतर मतलब दोनों के बीच में एंगल 0 हो या फिर 180 हो। तो आपको पता है A क्रॉस B क्या होता है, A क्रॉस B क्या होता है, AB साइन थीटा होता है बच्चों। अरे होता है क्या, अगर थीटा यहाँ पर, अगर थीटा यहाँ पर 0 डिग्री आ जाए, थीटा यहाँ पर अगर 180 आ जाए, तो थीटा 0, थीटा 180 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर चुंबकीय बल भी क्या लगेगा, 0 लगेगा। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, दूसरे ऑप्शन में भी पॉसिबिलिटी है। तीसरे ऑप्शन में तो यहाँ पर दोनों में क्या हो सकता है, दोनों में अपने पास दो ऑप्शन, यहाँ पर दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं ना। ये मल्टीपल करेक्ट वाला ऑप्शन क्वेश्चन डल गया, तो इसमें वो भी करेक्ट हो सकता है, इसमें ये भी करेक्ट होगा, है ना। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, QE कितना लगेगा, QE। और ये इसका पैरेलल से मतलब नहीं, इसका मतलब है कि अगर किसी भी चार्ज को आप चुंबकीय क्षेत्र, किसी भी चार्ज को अगर आप विद्युत क्षेत्र में रख दोगे तो उस पर क्या लगेगा, उस पर बल लगेगा। जैसे वहां पर विद्युत क्षेत्र था फिर भी बल 0 हो सकता था,
बट यहाँ पर अगर वहां पर चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू दे रखी थी, फिर भी यहाँ पर बल 0 हो सकता था। पर यहाँ पर अगर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू दे रखी है आपको, तो बल कभी 0 नहीं होगा। कोई चार्ज को अगर आप विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो उस पर बल 0 नहीं हो सकता। ओनली अगर विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो बल 0 नहीं हो सकता। बट अगर आप किसी भी चार्ज को चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो उस पर बल 0 हो सकता है। कंडीशन होती है कि चुंबकीय क्षेत्र कब बनता है, जब आवेश क्या करे, गति करे, गतिमान आवेश। और गतिमान आवेश इस तरीके से गति करे कि चुंबकीय क्षेत्र और उसका वेग क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो या एक दूसरे के प्रति समांतर हो, तो वहां पर क्या होगा, बल 0 होगा। ठीक है, तो ये केस पॉसिबल, मतलब इसमें उसका वेग 0 नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें 0 हो सकता है, इसमें 0 हो सकता है। नियत वेग मतलब वेग नियत हो सकता है, 0 नहीं बोल रहा। त्वरण नियत होगा तो वेग, त्वरण 0 होगा तो वेग क्या होगा, नियत होगा। है ना, त्वरण 0 तो वेग नियत। चलिए इस पर आइए। ई नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0। ई भी 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं, इसका मतलब दोनों बल। अब ऐसा हो सकता है इसमें ऐसा हो सकता है कि यहां से जो लग रहा है कुल बल, वो ये आवेश है, इस पर इधर सपोज करो क्यू ही लग रहा है, और उतना ही बल इस इधर लग जाए क्यू वी भी, तो कुल बल क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। और कुल बल 0 मतलब त्वरण 0, त्वरण 0 तो वेग नियत। तो तीन कंडीशन में वेग नियत हो रहा है, तीन कंडीशन में वेग नियत हो रहा है। इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है। तो अगर उसने वेग नियत पूछा है तो अपने पास तीनों ऑप्शन होंगे। हालांकि ऐसा तीन ऑप्शन वाले अपने आते नहीं है, पर आपको ये कंडीशन याद रखनी है। ठीक है, तीनों यहाँ पर ऑप्शन, या तो पूछ लेगा कि वेग नियत किसमें नहीं होगा, है ना, यहाँ पर उसने कांस्टेंट बोल रखा है, वो यहाँ पर बोल देगा कि वेरिएबल वेलोसिटी किसमें होगी, तो वेरिएबल वेलोसिटी इसमें होगी, कांस्टेंट तीनों में होगी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। हाँ, इसमें बोल रखा है आयनों के किरण पुंज के वेग से, वेग दे रखा है, आयन जा रहे हैं जिस पर चार्ज है, ये विद्युत क्षेत्र दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत विद्युत क्षेत्र दे रखा है। यदि आयन, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत जब विद्युत क्षेत्र होता है तो v क्रॉस भी साइन थीटा, साइन थीटा 90 हो गया तो 90 हो गया, तो डायरेक्ट आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। यदि आयन पर विशिष्ट आवेश, अब ये याद रखना है, विशिष्ट आवेश दे रखा है कूलाम पर केजी, तो विशिष्ट आवेश का मतलब स्पेसिफिक हीट, इसको स्पेसिफिक चार्ज बोला जाता है। और स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज अपॉन मास। क्या होता है, चार्ज अपॉन मास। किसी भी, अगर आपको किसी भी पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज दे रखा है तो इसका मतलब क्या दे रखा है, चार्ज वैल्यू नहीं, चार्ज अपॉन मास की वैल्यू आपको गिवन है। तो ये v दे रखा है, ये तो चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड, और आपको ये वेलोसिटी गिवन है, और आपको ये स्पेसिफिक चार्ज q बाय m की वैल्यू गिवन है। क्या पूछा है, वर्ताकार पथ की त्रिज्या। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको किसी भी चार्ज को आप मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखोगे, मतलब अगर कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो वो क्या करेगा, एक वृत्त पथ में घूमेगा, नियत स्पीड से, नियत चाल से वृत्त पथ में घूमे। चाल नियत बोल रहा हूँ, ना कि वेग नियत बोल रहा हूँ। वेग तो अगर पता है, वो कोई भी, अगर कोई भी कण सर्कुलर मोशन करेगा तो उसका वेग क्या होता है, बदलता है। क्यों बदलता है, दिशा के साथ बदलता है। बट उसका अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका स्पीड क्या रहेगी, चाल क्या रहेगी, नियत रहेगी। पर वेग दिशा के अकॉर्डिंग क्या होता है, बदलता है। तो यहाँ पर बात करूं मैं आर, अब आपका आर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आर इक्वल टू क्यू बी बाई, आर इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी। अरे होता है क्या, आर इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी, ये फॉर्मूला होता है रेडियस का, वर्ताकार पथ में घूमेगा तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद है, एम बी बाई क्यू बी। एम क्या होता है, मास ऑफ चार्ज होता है, वी क्या होता है, इसकी स्पीड, क्यू क्या होता है, उस पर चार्ज होता है। ठीक है, मास ऑफ जो चार्ज आपको दे रखा पार्टिकल, उसका मास, उसकी स्पीड, उसका चार्ज, और उसके मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको तो पता है क्यू बाई एम दे रखा है, क्यू बाई एम की वैल्यू ये दे रखी है, तो क्यू नीचे एम ऊपर है, तो उसको उल्टा करना पड़ेगा, आप उसको नीचे भेज दो। वेलोसिटी कितना दे रखी है, वेलोसिटी दे रखा है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, क्यू बाई एम नीचे रखूंगा इसको, कितना दे रखा है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन रखा दे रखा है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 टेस्ला। सभी एसआई में दे रखा है, तो डायरेक्ट पुट कर दो, सोल्व कर दो। हाँ, यहाँ से इसको सोल्व करूंगा तो ये 2 है, ये नीचे कितना आ जाएगा 20, पावर को सोल्व कर लो पहले, पावर कितनी आ जाएगी, पावर यहाँ से 10 की पावर 7, 10 की पावर, 10 की पावर माइनस का 10 की पावर प्लस का 5 आ जाएगी, 10 की पावर 5 ऊपर है, कट जाएगा पावर, तो नीचे कितना आ गया 2/20 आ गया, 2/20 का मतलब 0.1, और रेडियस है तो किसमें आएगी, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होती है, रेडियस की मीटर होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन
इस तरीके से फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। आर इक्वल टू जो वर्ताकार पथ है, सर्कुलर पाथ है, उसकी रेडियस कितना होगी, जिसमें पार्टिकल घूम रहा है तो उसकी रेडियस कैसे निकालते हैं, mv/qb से निकालते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला वैल्यू पुट करिए। एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करते समय परिणामी बल अनुभव करता है। परिणामी बल, अब आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र की वजह से जो बल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q V क्रॉस B, याद रखना ये होता है ना। और आपको पता है, और ये भी पता होगा कि इस बल की दिशा कैसे निकालते हैं, बल की दिशा कैसे निकाल, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। या V क्रॉस B आप तो ऐसे देख लो, B क्रॉस B जब इसकी दिशा और इसकी दिशा जब अपन करेंगे तो किसकी दिशा निकलेगी, बल की दिशा। और बल की दिशा कैसे निकलेगी, B क्रॉस B से मतलब आपको पता है दो सदिश जब क्रॉस प्रोडक्ट में हो तो उनका जो परिणामी आएगा वो परिणामी वो क्या आएगा, दोनों के लंबवत। तो जो बल लगेगा वो इसके भी लंबवत लगेगा, इसके भी लंबवत लगेगा। बल क्या होगा, लंबवत लगेगा, दोनों के समतल के, दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। और जो बल लगेगा वो इसके लंबवत। तो क्षेत्र की दिशा और वेग की दिशा दोनों के क्या लगता है, लंबवत लगता है। ठीक है, याद रहेगा, दोनों की दिशा के लंबवत लगता है। बताइए, चलिए। v वेग से गतिशील एक प्रोटॉन पर विद्युत क्षेत्र ये चुंबकीय क्षेत्र भी लगाया जाता है। प्रोटॉन बिना किसी विक्षेप के गतिशील रहेगा, बिना विक्षेप निकल जाएगा। निकलेगा कब, बिना विक्षेप निकल रहा है वो, बिना विक्षेप के कब निकलेगा, जब चुंबकीय क्षेत्र की वजह से लगने वाला बल और विद्युत क्षेत्र की वजह से लगने वाला बल क्या हो जाए, दोनों बराबर हो जाए, तब वो बिना विक्षेपित के निकलता है। तो ये कंडीशन याद रखना, बिना विक्षेपित के कब निकलेगा, जब चुंबकीय क्षेत्र की वजह से बल और विद्युत क्षेत्र की वजह से बल क्या होगा, लगेगा। तो यहाँ से Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आपको V इक्वल टू क्या मिलेगा, E/B। तो इस कंडीशन में बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ अपन आगे बढ़ेंगे, इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो भी जितने भी क्वेश्चन अपन कर रहे हैं इनको आप दोबारा से अपनी तरफ से प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूले को याद रखिए, बार बार रिवाइज करिए चीज़ों को, फॉर्मूलों को, क्योंकि बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले या बेसिक चीज़ें अपन से पूछी जाती है जेट के एग्जाम। ठीक है, तो ओके, आज के लिए इतना ही, बाय, ऑल द बेस्ट।